तो हम लोग अभी बात करें थे लोड बैलेंसर के बारे में। कल जो हमने देखा था वो देखा था पब्लिक लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करते हैं Azure क्लाउड में। पब्लिक लोड बैलेंसर का मतलब होता है कि वो लोड बैलेंसर जो इंटरनेट की तरफ डायरेक्टली पॉइंटेड हो। अभी हम लोग बात करेंगे आज प्राइवेट लोड बैलेंसर के बारे में। प्राइवेट लोड बैलेंसर कैसे वर्क करते हैं समझा देता हूँ। देखो, लोड बैलेंसर जो होता है वो होता है सिंगल एंड पॉइंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपका एक सर्वर है। इस सर्वर पे आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया या कुछ वेबसाइट डिप्लॉय कर दिया, कुछ भी डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद इस सर्वर से आपको एक पब्लिक आईपी मिलती है। लेट्स सपोज वो पब्लिक आईपी है 78.76.54.34। ये एक पब्लिक आईपी आपको मिली, जस्ट एग्जांपल। अब इस पब्लिक आईपी को आपको एक डोमेन से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, तो लोग जो आपके कस्टमर होंगे वो आईपी हिट नहीं करेंगे, वो एक डोमेन हिट करेंगे। तो आप जाओगे गोडैडी वगैरह से एक डोमेन परचेज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने परचेज किया xyz.com। उसके बाद उस डोमेन को आप क्या करोगे, इस आईपी से मैप करोगे। और ये आईपी किसकी है, इस सर्वर की है। अब जब भी किसी कस्टमर को आपका एप्लीकेशन एक्सेस करना होगा या वेबसाइट एक्सेस करना होगा, तो वो क्या करेगा, अपने सिस्टम से बैठ के इस डोमेन को हिट करेगा, xyz.com को हिट करेगा। जैसे ही वो यहाँ पे हिट करेगा, रिक्वेस्ट आएगी। ये डोमेन किससे मैप है, पब्लिक आईपी से। इस पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट आएगी पब्लिक आईपी के पास। ये पब्लिक आईपी किस वीएम के, इस वीएम की, तो रिक्वेस्ट आएगी इस वीएम के पास। और फिर आपके यूजर को एप्लीकेशन एक्सेस होगी। ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट है वो कुछ यूजर्स के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मशीन की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी कि इतना सीपीयू है, इतना रैम है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बेस पे फॉर एग्जांपल आपका जो ये सिस्टम है, जो ये मशीन है, सिर्फ लेट्स सपोज 100 यूजर को ही प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर पाएगा। जैसे ही इस मशीन पे, इस सर्वर पे 101, 102 या 120 यूजर आ गए, तो ये मशीन वर्क नहीं करेगी। लोड आएगा तो मशीन डाउन हो जाएगी, ठीक है, या फिर क्रैश हो जाएगी, या एप्लीकेशन लोड नहीं हो पाएगा, एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसके जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग क्या करते हैं कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का सेम एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, एक नई वीएम में डिप्लॉय कर देंगे। एक नई वीएम बनाएंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन की, और वहां पे सेम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देंगे। ऐसे ही मान लो मैंने दो वो सर्वर बना लिए, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। अब तीनों में मैंने सेम एप्लीकेशन डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ पे भी सेम ऐप चल रहा है, यहाँ पे भी सेम ऐप चल रहा है। लेकिन आपके जो कस्टमर हैं वो किसको हिट कर रहे हैं, इस डोमेन को हिट कर रहे हैं। वो डोमेन किससे मैप है, वो इस आईपी से मैप है। तो कुछ भी करके अगर आपके कस्टमर डोमेन को हिट कर रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे ही आएगी, इन दोनों पे जाएगी नहीं। लेकिन आप तो चाहते हो कि दो तीनों पे रिक्वेस्ट जाए, ताकि एक सर्वर पे लोड ना आए, तीनों पे लोड बटे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ट्रैफिक। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका एक तरीका यह है कि भाई, अगर आप चाहते हो इस मशीन पे रिक्वेस्ट आए, तो इस आईपी से डोमेन का मैपिंग रिमूव करो, इस सर्वर की जो आईपी होगी उससे मैप कर दो। फिर आप चाहते हो कि इस सर्वर पे रिक्वेस्ट आए, तो इस सर्वर से जो आईपी में डोमेन मैप है उसको रिमूव करो, इस सर्वर की आईपी से मैप कर दो। मतलब एक डोमेन को आप इस तीन आईपी से मैपिंग नहीं कर सकते। डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली तरीके बहुत होते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो फिर क्या तरीका बचता है, तो तरीका बचता है, उसके लिए कंसेप्ट इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो है लोड बैलेंसिंग का। ठीक है। उसके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में लगाएंगे लोड बैलेंसर एक, हम लोग क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। और इस लोड बैलेंसर से हम लोग ये तीनों वीएम कनेक्ट कर देंगे, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है। अब ये तीनों मशीन इस लोड बैलेंसर से कनेक्ट है, और लोड बैलेंसर में खुद की एक आईपी मिलती है लोड बैलेंसर को। लोड बैलेंसर के पास खुद का डीएनएस होता है, खुद की एक आईपी होती है। तो जो आईपी आपको लोड बैलेंसर से मिली है, उस आईपी को फिर आप डोमेन से मैप कर दो। फिर क्या होगा, जब कस्टमर अपने सिस्टम से बैठ के ये डोमेन हिट करेगा, रिक्वेस्ट आएगी इस आईपी के पास। ये आईपी किसकी है, लोड बैलेंसर की है। तो जैसे ही रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आई, तो लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को, ये लोड बैलेंसर का फीचर होता है, डिफॉल्ट फीचर, उस रिक्वेस्ट को राउंड रॉबिन फॉर्मेट में इन तीनों मशीन पे भेजेगा। राउंड रॉबिन का मतलब होता है, अगर तीन रिक्वेस्ट आ रही है तो एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे। छह आ रही है तो दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे।
फिर ये इस तरीके से ट्रैफिक को मल्टीपल जो भी बैक एंड में सर्वर्स हैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उससे क्या होगा, किसी एक सर्वर पे लोड नहीं आएगा, सभी पे लोड आएगा, सभी पे लोड बटेगा, सभी पे ट्रैफिक बटेगी। ठीक है, इसलिए यूज करते हैं लोड बैलेंसर सिंगल एंड पॉइंट के लिए। लेकिन जो लोड बैलेंसर अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो है पब्लिक लोड बैलेंसर। पब्लिक मतलब आपने यहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगाया और उस लोड बैलेंसर को डायरेक्टली आपका जो मेन डोमेन है उससे मैप कर दिया। अब कोई भी कस्टमर आ रहा है तो वो इंटरनेट से हिट करा आपकी आईपी को, तो उसकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली आपके इस लोड बैलेंसर पे आ रही है, इंटरनेट से होते हुए डायरेक्टली इस लोड बैलेंसर पे आ रही है, फिर वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो ये लोड बैलेंसर पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट आ रही है मतलब क्या है कि ये लोड बैलेंसर इंटरनेट पे डायरेक्टली पॉइंटेड है। और अगर कोई भी लोड बैलेंसर इंटरनेट पे पॉइंटेड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वो पब्लिक लोड बैलेंसर है। ठीक है, अब पब्लिक लोड बैलेंसर क्रिएट कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, मैंने कल वाले वीडियो में बताया है। आप वो वीडियो देखना, फिर प्रैक्टिकल मैंने करके बताया था। आज मैं दिखाता हूँ कि प्राइवेट लोड बैलेंसर क्या होता है। अब देखो प्राइवेट लोड बैलेंसर कंसेप्ट यहाँ पे क्या है। ये तो आपके एप्लीकेशन सर्वर थे, आपके इंडस्ट्री में फ्रंट एंड अगर चल रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल भी करा दिया। हाँ, सब कुछ। तो आज हम लोग बात करने वाले थे प्राइवेट लोड बैलेंसर में। ठीक है, ये कॉल कहाँ पे चल रही है। हाँ, तो मैं बता रहा था प्राइवेट लोड बैलेंसर के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका फ्रंट एंड चल रहा है। तो अगर आपका यहाँ पे फ्रंट एंड चल रहा है और वो इन पब्लिक सर्वर्स पे चल रहा है, तो लोग यहाँ मतलब पब्लिक लोड बैलेंसर के पीछे वो सर्वर्स लगे हुए हैं जहाँ पे एप्लीकेशन चल रहा है। तो पब्लिक लोड बैलेंसर जो आपके इंटरनेट की तरफ पॉइंटेड है वो उन सर्वर्स पे लोड बैलेंसिंग कर रहा है, इक्वली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर फ्रंट एंड है तो बैक एंड भी होगा। तो मान लो यहाँ पे ये बैक एंड सर्वर्स लगे हुए हैं, ये दो बैक एंड सर्वर्स हैं, और वैसे ही यहाँ पे दो डेटाबेस सर्वर भी लगे हुए हैं। ठीक है, आपने लगाया हुआ है। अब इन सर्वर्स की भी अपनी अपनी खुद की यूनिक आईपीज होंगी। इस सर्वर की अपनी एक आईपी होगी, इसकी अपनी एक आईपी होगी, इसकी अपनी एक आईपी होगी, इसकी अपनी एक आईपी होगी। अब आपने दो दो सर्वर क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि किसी एक सर्वर पे लोड ना आए, दोनों मतलब दो सर्वर रहेंगे ताकि हायर अवेलेबिलिटी हमारे सिस्टम को रहे, हमारे बैकएंड सर्वर या डेटाबेस सर्वर को रहे, ताकि कभी डाउन टाइम वगैरह ना आए, कभी कुछ क्रैश ना हो। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आपने लोड बैलेंसर नहीं लगाया है तो हो सकता है कि आपने फ्रंट एंड जो आप जहाँ पे आपको डेवलपर ने कोड किया, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है, तो बैक एंड को इंटीग्रेट आपने किसी एक सर्वर से किया होगा। इस सर्वर से बैक एंड इंटीग्रेट कर दिया, इस सर्वर से डेटाबेस इंटीग्रेट कर दिया, ये दोनों सर्वर आपने इंटीग्रेट नहीं किया। तो उससे क्या हो रहा है कि जो भी रिक्वेस्ट इस पब्लिक लोड बैलेंसर के थ्रू एप्लीकेशन सर्वर पे आ रही है, वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली इन डेटाबेस और बैकएंड पे भी जा रही है, लेकिन एक सर्वर पे जा रही है, दोनों पे नहीं जा रही है। तो उससे क्या होगा कि एक ही सर्वर पे लोड बढ़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर आप इंटरनल लोड बैलेंसर लगाते हो कि यहाँ पे आपने एक लोड बैलेंसर लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया, और जो लोड बैलेंसर की आईपी थी उसको आपने अपने एप्लीकेशन से मैप कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सर्वर से होते हुए डेटाबेस की तरफ आएगी या बैकएंड की तरफ आएगी, तो वो पहले आएगी लोड बैलेंसर के पास। और सेम चीज लोड बैलेंसर यहाँ भी करेगा कि इंटरनली जो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो बराबर दोनों सर्वर्स पे करेगा, जितने भी सर्वर्स हैं। अभी मैं दो लिया हूं तो दोनों सर्वर पे करेगा, इन दोनों पे भी और इन दोनों पे भी। तो वही हम लोग आज देखने वाले थे, कैसे प्राइवेट लोड बैलेंसर वर्क करता है और क्रिएट कैसे करते हैं। तो वो मैं अभी करता हूँ प्रैक्टिकल, तो आप लोग देखोगे। सिंपली आप यहाँ पे जाओ, सर्च करो लोड बैलेंस। उसके बाद एक लोड बैलेंसर बना हुआ है, ये पब्लिक वाला है, आई थिंक प्राइवेट नहीं है, तो मैं एक नया क्रिएट करता हूँ। स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं, गेटवे नहीं कर रहे हैं अभी। रिसोर्स ग्रुप, सेंट्रल आरजी, नेम टेस्टिंग
इंटरनल या प्राइवेट लिख सकते हो। एलपी। रीजन सेंट्रल इंडिया। स्टैंडर्ड टाइप इंटरनल रहेगा हमारा लोड बैलेंसर। टीयर रीजनल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक आईपी देनी पड़ेगी लोड बैलेंसर को, फ्रंट एंड। ठीक है, एक सेकेंड। रिज्यूम रिकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग इंटरनल लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे थे। तो सम सिंपल, जब भी हम लोग लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, मैंने कल भी बताया था, दोबारा बताता हूँ, आपको फ्रंट एंड आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। मतलब लोड बैलेंसर को एक आईपी देना पड़ता है, जो आईपी आपके एप्लीकेशन से या आपके इंटरनेट से या डोमेन से इंटीग्रेट करोगे, तो एक आईपी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे ऐड, अब यहाँ पे आईपी दे दो, मैंने बोला टेस्ट एफ आई पी, फ्रंट एंड आईपी। वर्चुअल नेटवर्क आपका सेंट्रल वीनेट जो आपका है वो ले सकते हो। सबनेट जो भी आपको मिले, डिफॉल्ट वाला मैं ले लेता हूँ। आईपी आपको डायनेमिक चाहिए, स्टैटिक? हमेशा मोस्टली हम लोग स्टैटिक लेते हैं, बट अभी के लिए हम डायनेमिक ले सकते हैं। ठीक है। और एक ही जोन के लिए चाहिए, या फिर नो जोन कर दो तो आपका आईपी एक ही सिंगल किसी जोन पे वर्क नहीं भी करेगा, वरना जोन पे करता। अब बैकएंड पुल ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड बैकएंड पुल पे क्लिक करोगे, आईपी एड्रेस पे क्लिक करोगे, और जो भी आपका बैकएंड में सर्वर है, प्राइवेट सर्वर, डेटाबेस जितने भी हैं, दूसरा है दूसरा, यहाँ पे ऐड करते जाओ। ऐसा आपको सर्वर ऐड करते जाना है। अभी मेरे पास एक सेंट्रल वीएम करके, बट ये पब्लिक वीएम है, लेकिन एग्जाम्पल समझते हैं कि ये कोई डेटाबेस वीएम या कोई बैकएंड सर्वर होगा। तो उसको यहाँ से लोड बैलेंसर से इंटीग्रेट कर दो और सेव कर दो। तो क्या होगा कि आपके बैकएंड पूल में, मतलब एक लोड बैलेंसर के बैकएंड ग्रुप में, जैसे आपके एडब्ल्यूएस में होता है टारगेट ग्रुप, वैसे आपने उस ग्रुप में एक वीएम को ऐड कर दिया जिसमें वो लोड बैलेंसिंग करेगा। ठीक है। नाम पूछ ले, मैंने टेस्ट ईपी। उसके बाद बैकएंड पूल ऐड हो गया है। इनबाउंड रूल लगाना पड़ता है, एक रूल लगा देते हैं। रूल जरूरी है। यहाँ पे नाम देते हैं एलबी रूल फ्रंट एंड आईपी। ये देखो, फ्रंट एंड की आईपी पूछ रहा है, किस आईपी पे लोड बैलेंसिंग करेगा, चलेगा। तो ये लोड बैलेंसर की आईपी दे दिया। बैकएंड किस पे, बैकएंड मतलब कहाँ पे लोड बैलेंसिंग करेगा, तो मेरा जो बैकएंड पूल बनाया है उस पे करेगा, मैंने दे दिया वो। पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है ये, बैकएंड पोर्ट भी 80। उसके बाद सेशन परसिस्टेंट, आइडल टाइम आउट 4 मिनट, परफेक्ट है। हेल्थ प्रूफ क्रिएट करना पड़ता है। हेल्थ प्रूफ मतलब कि आपका ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है। आपका वो चेक करता है कि आपकी मशीन हेल्दी है कि नहीं। अगर कोई मशीन अनहेल्दी हुई तो उस पर वो रिक्वेस्ट नहीं भेजता। ठीक है। इसके लिए जैसे आपके एडब्ल्यूएस में भी होता है डायरेक्ट, वहाँ पे क्या होता है, हेल्दी वीएम अनहेल्दी वीएम। अगर हेल्दी वीएम है तो उस पर रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। वैसे यहाँ पे हेल्थ प्रूफ क्रिएट करना पड़ता है। प्रोटोकॉल टीसीपी पोर्ट 80 पे वर्क करेगा, 5 सेकंड। ठीक है, इंटरवल टाइम सेव कर दो। इनबाउंड रूल दिए हो तो आउटबाउंड रूल देने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, टैग्स रिव्यू एंड क्रिएट। इस तरीके से आपका जो प्राइवेट लोड बैलेंसर है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करता है, सिमिलरली जैसे हमने कल क्रिएट किया था वैसे ही वर्क करेगा ये भी। बट फर्क क्या होता है, अब ये पब्लिक फेसिंग नहीं होगा, ये प्राइवेट फेसिंग, मतलब इंटरनल जो सर्वर से आपने उनके लिए लोड बैलेंसर बनाया है ये। तो ये ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो इतना कॉन्फ़िगर कर दो, हो जाएगा। देखो, आपका एक बैकएंड लोड बैलेंसर भी बन चुका है। ठीक है। इस तरीके से एजोर में आपको लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ता है, फ्रंट एंड, सॉरी, पब्लिक वाला भी और इंटरनल वाला भी। बाद में आप लोग लोड बैलेंसर बनने जैसे बन चुका है, आके उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे ये वाली डिलीट करनी, डिलीट कर दो। ठीक है, कोई नई ऐड कर दो, ये भी हो जाता है। बैकएंड पुल में कुछ चेंज करना है कि भाई सर्वर मुझे और ऐड करने हैं, अभी एक ही सर्वर ऐड है, ऐड पे क्लिक करो और सर्वर ऐड कर दो। यहाँ पे जाओ, आईपी एड्रेस पे क्लिक करो, एक ऐड था और आईपी दे के ऐड करते जाओ। ठीक है, वो भी कर सकते हो।
हेल्थ प्रोब चेंज करना है कि भाई आपने अभी 5 सेकंड दिया था 80 पोर्ट पे चला रहे थे, अभी मैं चाहता हूँ कि ये 443 पोर्ट पे चले, वो भी कर सकते हो। लोड बैलेंसिंग रूल चेंज जब भी आपने जो बनाया है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपने हेल्थ प्रोब वगैरह सबको इंटीग्रेट किया है। ये सारा कुछ आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉग सेम चीजें हैं वो जो हमने पहले पढ़ा है। ये सारा काम आप लोड बैलेंसर के अंदर कर सकते हो। ये कौन सा लोड बैलेंसर है? ये है जो आपने अभी बनाया है स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर वो। हमारे पास अभी यही लोड बैलेंसर में एक ऑप्शन है गेटवे का भी। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन गेटवे भी है। ये सब हमें धीरे धीरे कवर करना है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे लोड बैलेंसर्स की, जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड की बात करी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे गेटवे लोड बैलेंसर भी होता है। लेकिन गेटवे लोड बैलेंसर के लिए वो हम लोग किस लिए क्रिएट करते हैं? नेटवर्क बेस राउटिंग के लिए, आप कह सकते हो नेटवर्क बेस राउटिंग के लिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ समझाता हूँ। हम्म, अब जैसे आपके AWS में भी गेटवे लोड बैलेंसर होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी गेटवे लोड बैलेंसर है। ये हम लोग किस लिए करते हैं क्रिएट? नेटवर्क बेस्ड राउटिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक नेटवर्क है, इसका नाम है नेटवर्क वन। और वहीं पे मेरा एक और नेटवर्क है जिसको आप लोग वीनेट कहते हो, VPC कहते हो, वो है। ठीक है, नेटवर्क टू। अब इस नेटवर्क के अंदर हमारे रिसोर्सेज बने हुए हैं। आपका वेब सर्वर, फ्रंट एंड सर्वर है। ठीक है, बैक एंड सर्वर है, डेटाबेस सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पे S3 सब बना हुआ है। सेम चीज आपके यहाँ पे भी है, दूसरे नेटवर्क पे भी चीजें बनी हुई है। अब आप चाहते हो कि इन दोनों नेटवर्क के बीच में यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर दूं कि अगर कभी ये मेरा जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, या इस नेटवर्क के अंदर जो सर्वर हम चलने बंद हो गए, तो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट यहाँ ना आके इन पे सर्व होने लगे। ठीक है, मतलब एक काइंड ऑफ फेल ओवर पॉलिसी, एक काइंड ऑफ HA कह सकते हो, हायर अवेलेबिलिटी का एक तरीका। कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपके कस्टमर्स इंटरनेट से होते हुए इस नेटवर्क के इस सर्वर पे आ रहे हैं। ठीक है, और एक डोमेन लेके आ रहे हैं xyz.com, यहाँ पे हिट किया वो सर्वर, इस नेटवर्क के इस सर्वर में वो रिक्वेस्ट आई, और यहाँ से फिर वापस कस्टमर के पास रिस्पॉन्ड करने लगी। लेकिन कल को अगर कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि भाई एक ही नेटवर्क पे लोड ना आए, दूसरे नेटवर्क पे भी लोड जाए, या आप चाहते हो कि भाई कभी अगर ये नेटवर्क मेरा ना चले, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो मेरे कस्टमर की ट्रैफिक है, वो यहाँ ना आके इनकी तरफ चली जाए, इस नेटवर्क के सर्वर पे चली जाए, तो इसके लिए आप लोग गेटवे लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपका एक ये नेटवर्क इसी रीजन में हो। मैं क्रिएट कर सकता हूँ ईस्ट यूएस में, सेंट्रल इंडिया में मेरा ये सेटअप है, ईस्ट यूएस में कर दो। इसका मतलब क्या होता है, कभी सेंट्रल इंडिया में कोई प्रॉब्लम आएगी, पूरा नेटवर्क, पूरा सेटअप, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डूब जाएगा, तो कोई बात नहीं, हमारा दूसरा रीजन का डेटा सेंटर, दूसरा रीजन का नेटवर्क खड़ा है जहाँ पे सारी चीज चल रही है, तो रिक्वेस्ट वहां पे जाने लगे और वहां से कस्टमर को रिस्पॉन्स होने लगे। इसलिए आप लोग क्रिएट करते हैं ये सेकंड गेटवे लोड बैलेंसर। क्या आपको गेटवे लोड बैलेंसर के बारे में पहले पता था? अगर जो भी पता है तो बताओ, क्या पता है? जसविंदर एंड दरा। हेलो। हाँ, मैं पूछा था कुछ गेटवे लोड बैलेंसर के बारे में पता है आपको क्या? कैसे वर्क करता है, क्या है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं बात कर। गेटवे लोड बैलेंसर एडब्ल्यूएस में हाँ, एक गेटवे है, क्लासिक है। एडब्ल्यूएस में 4 तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा नेटवर्क, तीसरा गेटवे, चौथा क्लासिक। क्लासिक अब डिकमीशन हो गया है, वैसे तीन ही
ओके, नो प्रॉब्लम। तो जो मैंने बताया वो इसके लिए ही होता है, जब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जिससे हाई परफॉर्मेंस के लिए हम लोग किसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि हाई अवेलेबिलिटी हमेशा वेब एप्लीकेशंस की रहे। ठीक है। और मतलब इजी मैनेजमेंट, मैनेज मैनेज करना इजी है फेल ओवर को। कभी अगर ये फेल हुआ तो आपने ट्रैफिक को रिडायरेक्ट राउट कर दिया ना दूसरी तरफ, तो रिक्वेस्ट वहां चली जाएगी, वहां पे हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ये वर्क करता है। और इसको क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे आपने अभी क्रिएट किया है वो वाला, वैसे ही कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट किया जाता है गेट लोड बैलेंसर। क्रिएट पे क्लिक करोगे, गेट लोड बैलेंसर पे क्लिक करोगे, सेंट्रल आरजी, नेम GWLB। उसके बाद सेंट्रल इंडिया में ही बनाना है। दोबारा पूछ रहा है स्टैंडर्ड गेटवे, गेटवे पब्लिक की इंटरनल। मोस्टली हम लोग इसे इंटरनल यूज के लिए ही क्रिएट करते हैं। ठीक है। डायरेक्ट ट्रैफिक टू नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंसेस, मतलब कोई भी नेटवर्क वर्चुअली जो भी चीजें पे इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटरनल यूज के लिए करते हैं। देखो, ये पब्लिक के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, गेटवे वाला सिर्फ इंटरनल के लिए है। ठीक है। इंटरनल मतलब प्राइवेट नेटवर्किंग के लिए, प्राइवेट इंटरनल वाले चीजों के लिए, पब्लिक के लिए नहीं है अवेलेबल अभी। पब्लिक के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रैफिक मैनेजर एजोर में। तो वो होता है वो इसी कंसेप्ट में होता है, बट वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, मतलब डायरेक्टली आप डोमेन से मैपिंग कर सकते हो। ये सर्विसेज पे मैप करना पड़ता है यहाँ पे। तो ऐसा है, मैं अभी दिखाता हूँ क्रिएट करके आपको। तो रीजनल होगा, ग्लोबल नहीं होता, रीजनल होता है। ठीक है। मतलब एक रीजन पे कभी अ, मतलब एक ही रीजन पे आप मल्टीपल जोन्स वगैरह पे या उस चीजों पे आप कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रंट एंड आईपी वो देनी पड़ती है, जो आपने अभी दी थी वो डिफाइन कर दो। फिर बैकएंड पूल की, बैकएंड पूल में किस पे आपको देना है, जैसे मैं अभी एक आईपी तो दे ही देता हूँ। टेस्ट जी आईपी, गेटवे लोड बैलेंसर आईपी, फ्रंट एंड आईपी। वर्चुअल नेटवर्क हमारा सेंट्रल वीनेट होगा, सबनेट डिफॉल्ट ले लेते हैं और सेव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट बैकएंड पूल, यहाँ पे आप बैकएंड पूल में, मैंने बोला टेस्ट बीपी, सेम आईपी एड्रेस, टाइप इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है। ये यहाँ पे मैं इंटरनली कर रहा हूँ क्योंकि हमने इंटरनल बनाया है। किस पोर्ट पे ये वर्क करेगा, वो पोर्ट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। कि अ, वैसे बाय डिफॉल्ट आपका इस 10,000 मतलब इस 10,800 पे वर्क करता है ये। ठीक है। आइडेंटिफायर इसका 800 पोर्ट है, बट इसका जो एग्जैक्ट पोर्ट है वो क्या है, 10,800। उसके बाद यहाँ पे वो सर्वर्स या वो अप्लायंसेस जो भी आपको ऐड करने हैं वो कर सकते हैं, जैसे मैंने सर्वर ही को ऐड कर दिया, तो इस पे लोड बैलेंसिंग करेगा वो। देखो लिखा है दिस आईपी एड्रेस ऑलरेडी एडेड इन अनदर इंटरनल लोड बैलेंसर बैकएंड पूल, तो अभी करने नहीं दे रहा है। बट यहाँ पे आप जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एड्रेस लिया हुआ है, इसलिए वो इसको दे रहा है। वैसे हम लोग सर्वर पे ही लोड बैलेंसिंग करते हैं, इसकी भी, गेटवे वाली भी। लेकिन किस लिए है ये, दो नेटवर्क के बीच में करने के लिए है। इस नेटवर्क पे नहीं हुआ तो सेकंड पे लोड बैलेंसिंग कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट डाउन, अगर आपके पास 10 सर्वर्स हैं, सबके सब लिस्ट डाउन हो यहाँ पे होंगे। अभी तो हमारे पास एक ही है जो कि इस रीजन में बना हुआ है, इसलिए वही दिख रहा है। अगर चार पांच है तो सारे वहां पे दिखते हैं, आप सारे में से सिलेक्ट कर दो कि किस 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 केस में वो किन किन पे रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे मान लो ये आपने सेंट्रल आरजी में कर दिया, इसका नेटवर्क अलग था। एक और आपने वीएम लगा दिया, उसका नेटवर्क अलग था। तीसरा वीएम लगा दिया, उसका नेटवर्क अलग था, तो वो तीनों नेटवर्क के अलग अलग वीएम पे रिक्वेस्ट को भेजेगा। लोड बैलेंसर एक ही है, बट रिक्वेस्ट तीन अलग अलग नेटवर्क के अलग अलग वीएम्स पे भेज रहा है। उससे क्या हो रहा है कि आपके एक नेटवर्क के एक वीएम पे लोड नहीं आ रहा है, तीनों पे जा रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि वो इंटरनल सर्वर्स होने चाहिए, एक्सटर्नल सर्वर नहीं, मतलब पब्लिक सर्वर नहीं। जैसे आपका बैकएंड सर्वर है, आपका डेटाबेस है, मेनली डेटाबेस के लिए आप समझ सकते हो, यूज कर सकते हैं कि एक डेटाबेस मेरा मतलब लेट सपोज जोन 1 वीनेट में रखा हुआ है, दूसरा नेट डेटाबेस मेरा जोन 2 वीनेट में रखा हुआ है नेटवर्क में, तीसरा डेटाबेस अलग नेटवर्क में रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ऐसा लोड बैलेंसर लगाऊं कि तीनों नेटवर्क के डेटाबेस पे मेरा रिक्वेस्ट जाए,
तीनों पे मतलब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी एक नेटवर्क के उस पे ना जाए, तो फिर वो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तीनों जितने भी सर्वर सबको ऐड कर सकते हो। हमारे पास सर्वर की शॉर्टेज इसलिए क्योंकि आईपीएस नहीं मिलती, वरना मैं वो भी दिखा देता। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इनबाउंड रूल लगा दो, जैसे आपने अभी लगाया था, सेम ही है, सेम कंसेप्ट है, और क्रिएट कर दो। जैसे आपने अभी ये लोड बैलेंसर बनाया स्टैंडर्ड वाला, वैसा ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है मैंने अभी पेंट में समझाया है, कैसे क्रिएट करना है वो बताया है, बस वैसे ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है इनमें। ठीक है, ये दोनों लोड बैलेंसर की बात कर रहा हूँ मैं, जो दोनों आपने अभी देखा। उसके बाद इसी लोड बैलेंसिंग सेक्शन में आप एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन गेटवे का। ये एकदम डिफरेंट कंसेप्ट है। ये आपको AWS पे डायरेक्टली नहीं मिलता, इनडायरेक्टली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डायरेक्टली आपको ये लोड बैलेंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और यूनिक फीचर है एजोर का। तो ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखो, सिंपली चलते हैं पेंट्स पे, और पहले इसका समझते हैं कंसेप्ट। ये जो आपका एप्लीकेशन गेटवे है ना, ये उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको सिक्योरली चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, इसको कई लोग ये बोलते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन गेटवे है ना, ये काइंड ऑफ वेब फायरवॉल भी है, जिसको आप लोग वेब बोलते हो। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी है। एजोर का एप्लीकेशन गेटवे इज अ काइंड ऑफ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के लिए, अगर वहां पे उस चीजों का यूज है तो ये वाला लोड बैलेंसर आप लोग यूज करते हो। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे जो है ना, ये वर्क करता है OSI जो लेयर्स हैं नेटवर्क्स के, उसके लेयर 7 में वर्क करता है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, यहाँ पे वर्क करता है। और हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं? देखो, एप्लीकेशन गेटवे अगर आप यूज कर रहे हो तो आप ये समझ जाना कि आपका जो लोड बैलेंसिंग होने वाली है आपके एप्लीकेशन पे, वो बहुत ही सिक्योरली होने वाली। ठीक है, क्यों सिक्योरली होने वाली है? क्योंकि यहाँ पे आप वेब इंप्लीमेंट कर सकते हो। वेब मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, एक फायरवॉल जो आपके लोड बैलेंसर के बाहर लगा रहेगा, और जो भी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आएगी, आपकी इस गेटवे पे आएगी, हर रिक्वेस्ट को चेक करता है कि ये वैलिड रिक्वेस्ट है कि नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन गेटवे लगा दिया, इसके ऊपर यहाँ पे लग जाएगा वेब, और जो भी रिक्वेस्ट बाहर से आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बैकएंड में सर्वर लगते हैं, यहाँ पे भी बैकएंड पूल होता है, बैकएंड में सर्वर होते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे भी सेम होता है। होता क्या है लेकिन, जब बाहर से रिक्वेस्ट आपके इस लोड बैलेंसर की तरफ आएगी, सबसे पहले यहाँ पे वेब उसको चेक करता है। अगर वैलिड रिक्वेस्ट है, तभी वो लोड बैलेंसर की तरफ भेजेगी, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक मल्टीपल सर्वर्स पे, जो भी आपने बैकएंड में लगाया है उन पे। अदरवाइज ट्रैफिक अंदर नहीं जा पाती। तो बहुत ही सिक्योर काइंड ऑफ लोड बैलेंसर है ये। ठीक है, और यहाँ से आप VMs पे तो रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो, साथ ही में अगर आपकी कोई सर्विस है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी अगर हिट करता है facebook.com URL, तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो बैकएंड में S3 बकेट में एक सर्विस चल रही है, वहां पे चली जाए, तो वहां पे जाए वो चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एप्लीकेशन गेट पे देखो यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपका एक सर्वर, ठीक है, इस सर्वर पे एप्लीकेशन चल रहा था, आपने यहाँ पे लगा दिया गेट पे लोड बैलेंसर, और यहाँ पे लगा हुआ है वेब, और यहीं पे लगा हुआ है एक S3 बकेट। ठीक है, और आपकी जो साइट है वो फेसबुक की साइट है। अब होता क्या है, जब भी कोई बाहर से बैठ के रिक्वेस्ट हिट करता है, ठीक है, facebook.com, और फेसबुक की साइट कहाँ चल रही है? सर्वर पे चल रही है, इस पे नहीं चल रही है। किसी ने हिट किया, रिक्वेस्ट वेब से होते हुए इस एप्लीकेशन गेटवे पे आई, फिर वो उस रिक्वेस्ट को उठा के सर्वर की तरफ भेज देगा। लेकिन अगर किसी ने facebook.com/messages कर दिया, तो उसमें क्या करना पड़ता है? उस केस में भी क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट, अगर ये कंसेप्ट नहीं लगा हुआ है तो फिर आपकी रिक्वेस्ट पे सर्वर पे आएगी, फिर आप मैसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और फिर आप मैसेज वाला ऑप्शन देखोगे,
लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन गेटवे के बैकएंड में बोल दिया कि अगर कोई स्लैश मैसेजेस करता है तो उसकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए हमारे S3 बकेट के मैसेजेस, जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही है या फिर जो पेज ओपन होगा वहां पे, तो डायरेक्ट वो रिक्वेस्ट को वहीं पे ट्रांसफर करेगा। ये फीचर सिर्फ एप्लीकेशन गेटवे में और किसी में नहीं है। जैसे अगर मान लो मैंने कोई साइट सर्च करी, ठीक है, और स्लैश लगा के मैंने उसके आगे का कुछ डाल दिया, स्लैश मैसेजेस या स्लैश लॉगिन या स्लैश ये, तो वो स्लैश बेस जो पाथ बेस राउटिंग हो रही है ना, वो पाथ बेस राउटिंग एप्लीकेशन गेटवे करता है, लोड बैलेंसर नहीं करता। ठीक है, तो लोड पाथ बेस राउटिंग का फीचर भी आपको एप्लीकेशन गेटवे में ही मिलेगा, लोड बैलेंसर पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पाथ बेस्ड राउटिंग करनी हो, आपके लोड बैलेंसर पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना हो, ठीक है, मतलब वैप वैप वहां पे इंटीग्रेटेड रहे जो हमारे रिक्वेस्ट को चेक करता रहे और ट्रांसफर करता रहे, ठीक है, आपको कोई सर्वर्स पे ट्रांसफर करना हो रिक्वेस्ट को, या किसी एपीआई पे करना हो, किसी सर्विस पे करना हो, उस केस में आप लोग एप्लीकेशन गेटवे ही यूज करते हैं। ठीक है, मेनली इसका जो मेन फीचर है वो क्या है, ये पाथ बेस्ड राउटिंग करता है, मतलब आप ट्रैफिक को राउट कर सकते हो यूआरएल के बेस पे, जो भी आप पाथ दोगे उस पे वो डायरेक्टली आपके रिक्वेस्ट को ले जाएगा। अगर मैंने एप्लीकेशन गेटवे लगाया है और उसके बैकएंड में भले सर्वर्स लगे हुए हैं, लेकिन अगर मैंने बैकएंड में लिख दिया कि कोई भी मेरा डोमेन हिट करता है facebook.com, जो डोमेन इस एप्लीकेशन गेटवे से इंटीग्रेटेड है, जब भी वो कोई सर्च करे, लेकिन मैंने बैकएंड में लिखा हुआ है कि खुलना चाहिए गूगल गूगल का ऑफिशियल पेज google.com खुलना चाहिए, तो जब भी कोई facebook.com हिट करेगा ना, तो बैकएंड में google.com लिखा हुआ, तो जब भी कोई facebook.com हिट करेगा तो खुलेगा google.com का पेज, गूगल का पेज। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के वेट गेटवे के बैकएंड में आपने बोला है कि भाई जब भी कोई मेरे एप्लीकेशन गेटवे के जो फ्रंट में यूआरएल इंटीग्रेट है उसको हिट करे, तो रिक्वेस्ट को भेजना इस गूगल की तरफ, सर्वर की तरफ नहीं, सर्विस की तरफ नहीं, गूगल की तरफ। तो इस तरह का फीचर आपको एप्लीकेशन गेटवे में मिलता है कि बैकएंड में आप जो डालोगे आपकी रिक्वेस्ट वहां चली जाएगी। तो राउट मतलब यूआरएल बेस पे राउटिंग होता है, पाथ बेस पे राउटिंग होता है, मेनली पाथ बेस राउटिंग के लिए हम लोग एप्लीकेशन गेटवे यूज करते हैं। ऊपर से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, लेयर 7 पे वर्क करता है ये। वो सिक्योरिटी क्या है कि आप साथ में वेफ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि जो भी अटैक्स वगैरह होते हैं, वेब बेस्ड अटैक्स, वर्नरेबिलिटीज वगैरह, उससे आपको आपके लोड बैलेंसर को प्रोटेक्ट करेगा ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है, ये कंप्लीट वेब वर्क कैसे करता है, जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे की तरफ जो मैंने बताया, सबसे पहले वेब उसको इंस्पेक्ट करेगा जो वेब लगा होगा। अगर इंस्पेक्शन में वो पास हो गया तभी रिक्वेस्ट अंदर जाएगा और फिर लोड बैलेंसिंग होगी, तभी वो बैकएंड रखे सर्वर की तरफ जाएगा और तभी कस्टमर को रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर नहीं हुआ, वेब उसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो अंदर और अंदर जाके बाहर रिक्वेस्ट वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, ऐसे वर्क करता है आपका एप्लीकेशन गेटवे। तो अब एप्लीकेशन गेटवे का बचा है प्रैक्टिकल। अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबा प्रैक्टिकल है, आधे में खत्म करना पड़ेगा, तो बेटर हम लोग कल मॉर्निंग में करते हैं। और आज की आधी क्लास मॉर्निंग में मैंने बता दी थी, तो वो वीडियो तो अब मैं क्या ही अपलोड करूंगा, उसको मैं ना करके जो अभी मैंने बताया उसको ही अपलोड करूंगा। ठीक है, तो कल हम लोग एप्लीकेशन गेटवे का प्रैक्टिकल करेंगे, और साथ में एप्लीकेशन गेटवे के साथ साथ लोड बैलेंसर में दो और ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक ट्रैफिक मैनेजर और एक फ्रंट डोर सीडीएन, इनको भी चेक करें। और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डेटाबेस की तरफ, फिर हम लोग डेटाबेस पढ़। समझ में आया जसविंदर, गेटवे सॉरी, एप्लीकेशन गेटवे। एप्लीकेशन गेटवे आपको एडब्ल्यूएस पे नहीं मिलता। तो अगर आप एजोर पढ़ रहे हो, तो अगर कोई लोड बैलेंसिंग से क्वेश्चन करेगा ना, तो वो लोड बैलेंसर नहीं पूछता, क्योंकि पता है कि आप एडब्ल्यूएस पढ़े हो तो आपको पता होगा, लेकिन एप्लीकेशन गेटवे जरूर पूछेगा वो।